नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत की जानिब से हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो ये कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के हर बाल पर एक नेकी मिलती है। तो आपने देखा कि किस कदर फजीलत है हमारे दीन इस्लाम में क़ुरबानी की, और आपको हमने बताया कि किस तरह हर बाल पर एक नेकी मिलती है, यानी क़ुरबानी के हर बाल पर एक नेकी मिलती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, खबरें तो बहुत ही है हमारे पास, लेकिन जो खबरें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रही है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया आप अच्छी तरह जानते हैं, CJP के बारे में आपको बता दूं कि हमारे चीफ जस्टिस ने जिस अंदाज़ में यानी बेरोज़गार नौजवानों के बारे में कहा था कि ये कॉकरोच है और ये कुछ नहीं मिलता है तो ये मीडिया की तरफ आ जाते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम करते हुए जो मुल्क का निज़ाम है उसे नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह की कुछ बातें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। फिर बाद में उन्होंने वजाहत की कि मेरा मकसद ये नहीं था बल्कि फ़लाँ था, ये था, वो था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि CJP ने BJP को परेशान कर दिया है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है, वहाँ से एक तहरीक शुरू करता है, तंज़िया तौर पर यानी सैटारिकल मुहिम शुरू करता है। और उस सैटारिकल तहरीक का असर ये होता है कि BJP परेशान हो जाती है, BJP के जो भक्त होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि BJP के खौफ और दहशत का यह हाल होता है कि हुकूमत की जानिब से CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो आप देखिए किस कदर ये परेशान हैं। तो बहरहाल इंस्टाग्राम पर अगर आप यानी कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद देखेंगे तो 14 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, जबकि BJP के जो फॉलोअर्स है उनकी तादाद 8.8 मिलियन है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि RSS वाले हैं या फिर भक्त हैं जो नरेंद्र मोदी के या BJP के, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये अगर इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे, अगर महंगाई के ख़िलाफ़ बोलेंगे या फिर बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, मुसलमानों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ बोलेंगे, फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा जो जिस तरह दिया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, या मंदिर मस्जिद जिस तरह ये लोग करते हैं फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, अगर उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि आप दहशत गर्दों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये कहा जाएगा कि आप बैरूनी ममालिक के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा, यानी ऐसा कहा जाएगा कि आपको तासुर ये दिया जाएगा कि आप मुल्क दुश्मन हैं और अंग्रेज़ों के जूतियाँ चाटने वाले हैं। जबकि अंग्रेज़ों की जूतियाँ चाटने वाले कौन थे आप अच्छी तरह जानते हैं, और आज उनकी जो औलाद है वो भी उसी तरह के काम कर रही है। यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अपनाई थी, ये सवाल मैं करता हूँ। और मैं समझता हूं कि जो जजेस है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी इसका जवाब दे सकते हैं कि अंग्रेजों के जूतियां चाटने वालों ने हिंदू मुस्लिम किया था। और हद तो यह है कि तहरीक आज़ादी में उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। और वो कौन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जानते हैं, और कई वकला भी जानते हैं, जजेस भी अच्छी तरह जानते हैं, तालीम याफ्ता लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अंग्रेजों के तलवे चाटने के साथ साथ अंग्रेजों के वजीफे पर किसने गुजारा किया था यह भी सारा हिंदुस्तान जानता है। और आपको बता दूं कि अंग्रेजों की खैर से रिहाई के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मरतबा माज़रत खाई भी की, माफ़ी नामा भी दाखिल किया। और वो किसने किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये होते हैं, कौन होते हैं ये? मुल्क दुश्मन नहीं होते क्या? ये मुल्क दुगद्दार नहीं होते क्या? ये मुल्क के कौम परस्त जो कहते हैं, क्या ये कौम परस्त हो सकते हैं? हकीकत में हरगिज़ नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर BJP हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ और उसकी कमजोरियों के खिलाफ अगर बात करेंगे, अरे मेरे भाई ये जमहूरियत है, जमहूरियत में
तनकीद बराए तामीर को आपको बर्दाश्त करना चाहिए। ये जमहूरियत है, ये सेक्युलरिज्म है, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आपको बुरा कहेंगे, आप बेरोजगारी बढ़ाते रहेंगे और आपको कहेंगे कि आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं तो आप हमें पाकिस्तानी करार देंगे या फिर दहशतगर्द करार देंगे। ये नाइंसाफी है और अदालतों को इस सिलसिले में सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत का जो मौकिफ है या हुकूमत के वक्तों का जो मौकिफ है उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, अदालतों को बात करनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया है, एक नौजवान 30 साल उम्र है, बीजेपी क्या डर रही है 30 साल नौजवान से, और महाराष्ट्र से ये नौजवान ताल्लुक रखता है और इसका नाम है अभिषेक दीपके के बारे में आपको बता दूं कि अमेरिका इसके खिलाफ अब एक बीजेपी यानी कर्नाटक बीजेपी से ताल्लुक रखता है। और मैं समझता हूं कि अगर पीआईएल इसने दाखिल किया और कहां कर दाखिल किए, अगर ये कर्नाटक में रहता है तो कर्नाटक हाईकोर्ट से इसने क्यों रुजू नहीं किया, जबकि आपको बता दूं कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला ये जो यानी शख्स है जिसका नाम सिविग्नेश शिशिर बताया जाता है और वो काफी बदनाम है। राहुल गांधी के खिलाफ इसने कई पीआईएल दाखिल किए हैं और इसका ताल्लुक कर्नाटक से है। लेकिन आप बता दूं कि अभिषेक दीपके के खिलाफ, कॉकरोच जनता पार्टी के बानी के खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। तू रहता है कर्नाटक में और दाखिल कर रहा है पीआईएल उत्तर प्रदेश में। अदालत को तो पहले उसके इंटेंशन देखना चाहिए, उसके इरादे देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इंसाफ का तकाजा यही है कि उसे यह कहना चाहिए कि तू उत्तर प्रदेश में रहता है या फिर कर्नाटक में रहता है। अगर कर्नाटक में तेरा वोट है, कर्नाटक में तेरा आधार कार्ड है, तो फिर तुझे आधार कार्ड की बुनियाद पर, कर्नाटक के में रहने की बुनियाद पर वहां पीआईएल दाखिल करना चाहिए था। तूने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में या इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों तूने ये पीआईएल दाखिल की है? तो बहरहाल नाज़रीन, बता दूं कि कितनी डर, कितना खौफ हो गया है ये मोदी हुकूमत को यानी कॉकरोच जनता पार्टी से, कि आपको बता दूं कि देखते ही देखते इसकी जो फॉलोअर्स की तादाद है 14 मिलियन तक इंस्टाग्राम पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी को इसने बीट कर दिया है। 8.8 मिलियन बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, जबकि सीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद 14 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जहां तक 2024 के आम इंतखाबात का सवाल है, 23.6 करोड़ 23.6 करोड़ जो वोट है वो बीजेपी ने हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस को 13.7 करोड़ वोट हासिल हुए थे। अब आप अंदाजा कीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी है और कॉकरोच जिसे चीफ जस्टिस ने कहा है यानी बेरोजगार जो नौजवान है उनकी तादाद हिंदुस्तान में 25 करोड़ है। अगर ये 25 करोड़ कॉकरोच ये झिंगर जमा हो जाएंगे तो ये जमहूरियत को लूटने वाले, ये जमहूरियत के जो लुटेरे हैं, जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के जो लुटेरे हैं, उनको जबरदस्त सबक सिखाया जा सकता है और मोदी हुकूमत को इख्तियार से बेदखल किया जा सकता है। मोदी हुकूमत ये जान चुकी है, क्योंकि नौजवान अब जिंदगी की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। 25 करोड़ आप अंदाजा कीजिए कि ये कॉकरोचेस हिंदुस्तान में है। ये कॉकरोचेस यानी ये जो झिंगर है वो मोदी हुकूमत को हैदराबादी लहजे में जैसा कहा जाता है कि बैगन में मिला देंगे, ये पूरा चांस पाया जाता है। जिसकी वजह से आपको बता दूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। हद तो यह है कि इस नौजवान को जो हिंदू है और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है जिसका नाम दीपके है, दीपके को ये क्या कह रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, कौम दुश्मन। और यहां तक कहा जा रहा है पीआईएल में कि ये मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है इसने। क्या महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना क्या जंग छेड़ने के बराबर है? बेरोजगारी के खिलाफ आवाज कोई उठाता है तो क्या वो जंग छेड़ने के बराबर है? और अगर फिरका परस्त दरिंदों के खिलाफ, फिरका परस्त कुत्तों के खिलाफ, कम्युनल डॉग्स के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो क्या ये मुल्क से गद्दारी है या मुल्क के खिलाफ जंग करना होता है? ये सोचने वाली बात है और अदालतों को ये पॉइंट जहन में रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ पीआईएल दाखिल कर रहे हैं उनके इरादे सही है या गलत है। अदालतों को ये देखना चाहिए, क्योंकि जजेस कोई आम आदमी नहीं होते, बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही अक्लमंद होते हैं, बहुत ही दानिश्वर होते हैं। उन्हें लोगों की नीयतों का पता चल जाता है, उनके लहजे से, उनके लबो लहजे से, उनके अंदाज से। तो बहरहाल अब अदालतों की यह आजमाइश है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी मुल्क के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नेमत है तो फिर आपको परेशानी किस बात की है, यह सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 2024 में जैसा कि मैंने बताया कि आम इंतखाबात में बीजेपी ने
6 करोड़ वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने 13.7 करोड़ वोट हासिल किए थे। जबकि आज हाल ये है कि मुल्क में जो बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें कॉकरोच कहा गया है, उनकी तादाद 26 करोड़ या 25 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि बासानी ये बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं, बीजेपी को इख्तिदार से गिरा सकते हैं, इख्तिदार से माजूल कर सकते हैं। और ये जो अगर ऐसा होता है तो मुल्क बचेगा, वरना आप देखेंगे कि क्या हालात हो गए हैं मुल्क में। औरतें महफूज नहीं है मुल्क में, बेटियां महफूज नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, जबकि बेटियों की इज्जतें इस्मतें लूटी जा रही है। हद तो यह है कि आप देखेंगे कि किस तरह के वाकयात पेश आए हैं। आज भी बीजेपी के कई कायदीन जेलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए बेटियों की इस्मतें लूटी थी। ये अहम बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस पीआईएल में डर देखिए इनका, कॉकरोच जनता पार्टी से इनका डर देखिए कि कैसे डर रहे हैं। इस पीआईएल में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी मफाद आमा के तहत जो दरखास्त दाखिल की गई है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो ग्रुप है ये फॉरेन डीप स्टेट इन्वॉल्व है इसमें। अब अंदाजा कीजिए, आप अगर मुल्क के खिलाफ बोलेंगे, सीबीएसई का एक बच्चा अपना पेपर शीट मांगता है कि भाई आप बताइए कि मेरा कि एक इम्तिहान, मैंने तो अच्छा इम्तिहान लिखा था, फिर मार्क्स कैसे कम आए, जिसका नाम वेदांत है। वेदांत आपको बता दूं कि ये पेपर शीट मांगता है, उसको पेपर शीट दूसरों की इम्तिहान में जो जवाबी नामा होता है, वो जो पेपर है वो दूसरों का दे दिया जाता है। जैसे ही वो इंस्टाग्राम पर ये न्यूज़ शेयर करता है, 20 मिलियन लोग उसे देखते हैं। उसके बाद ये जो भक्त होते हैं बीजेपी के जो हामी हैं, उसे पाकिस्तानी कहते हैं, उसे दहशतगर्द कहते हैं, उसे हिंदुस्तान दुश्मन कहते हैं। अरे मेरे भाई, एक बच्चा है, अपना पेपर नहीं मांग के देख सकता क्या? अगर देखता है, वायरल करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मोदी हुकूमत में जो पेपर मांगा जा रहा है उसे दूसरा पेपर दिया जा रहा है। अब नीट का देखिए कि क्या हालात हो गए, नीट के क्या हाल हुए हैं आप देखिए। एनटीए के क्या अब एग्जाम इम्तिहान जो मुसाबकती है नीट जैसा, वो करवाने की अहल है? हरगिज नहीं है। तो ये मोदी हुकूमत की नाकामी है। और खुद कांग्रेस ने नेशनल स्टूडेंट ऑफ NSUI, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो है, उसने भी ये कह दिया है कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदों के लिए नाअहल हैं, अनफिट हैं, क्योंकि ये लोग एक इम्तिहान नहीं करवा सकते सही तरीके से, तो क्या मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये भी दावा किया है पीआईएल में कि 500 करोड़ रुपए का हवाले और क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक्सचेंज हुआ है। तो बहरहाल इतनी चीज़ें सब हो गई है। और इस बदखुमाश मैं समझता हूँ कि जो दरखास्त गुजार है, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, शिशिर, उसने वाज़े तौर पर कहा है कि ये जो दीपके है उसकी तहकीकात करवाई जाए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, NIA से, CBI से, मुख्तलिफ कौमी तहकीकाती एजेंसियों से। तो अब अंदाज़ा कीजिए इनकी नीयत क्या है। कितना डर बीजेपी को, कितना डर भक्तों को। यकीन मानिए कि अगर मुल्क का नौजवान खड़ा हो जाए तो यकीन मानिए कि जो आज हिंदुस्तान की तारीख में डॉलर के मुकाबले में रुपया जो गिरा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, मोदी हुकूमत जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है, अपोजिशन जमातें कह रही हैं। और आपको ये बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में 56 रुपीस जो होते थे $1 के बराबर होता था, और वजीर आजम बहैसियत चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश चीखते थे, चिल्लाते थे और कहते थे कि गिरावट के मामले में कांग्रेस हुकूमत और रुपए में मुकाबला हो रहा है। तो अब किस में मुकाबला हो रहा है? आज 96.50 यानी 96 रुपये 50 पैसे मसावी हो गए हैं $1 के। और अब कौन गिरने में किसका मुकाबला हो रहा है? नरेंद्र मोदी का मुकाबला और रुपये से हो रहा है, यानी हुकूमत का। ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और ये भी बता दूं कि यहां तक कहा गया है कि दीपके के ताल्लुकात दहशतगर्द ग्रुप, पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप से है। अरे मेरे भाई, मुल्क में अगर बेरोजगारी पर कोई सवाल उठाता है, मुल्क में अगर कीमतों में यानी महंगाई पर सवाल उठाता है, तो क्या वो गद्दार होता है? हरगिज गद्दार नहीं होता। वो चाहता है कि आवाम के साथ इंसाफ किया जाए, आवाम को महंगाई का जो बार बार बोझ आयद किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 दिन के दौरान 4 मरतबा इजाफा कर दिया गया है।
क्या है ये? क्या ये मजाक है? आप अंदाजा कीजिए कि आलमी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें यानी क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही हैं और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है? अगर इसके खिलाफ कोई अगर बात करता है तो क्या वो पाकिस्तानी हो जाता है? क्या वो इस तरह की आवाज उठाता है तो वो दहशतगर्द हो जाता है? ये सब कुछ डर और खौफ के मारे और बोखलाहट के नतीजे में किया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये नरेंद्र मोदी हुकूमत ये समझती है अपने आप को कि हम नाकाबिल तस्कीर है, कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें जवाल से दो चार नहीं कर सकता। तो याद रखो, तारीख के और आंख पलटा कर देखो तो तुम्हें मालूम होगा जो तख्त पे थे वो बाद में तख्ते पे आ गए। ये हाल नरेंद्र मोदी हुकूमत का हो सकता है अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत आवाम के खिलाफ जाएगी, महंगाई में इजाफा कर देगी और बेरोजगारी में इजाफा करेगी। हद तो यह है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होगी तो फिर नरेंद्र मोदी का हशर भी यानी नरेंद्र मोदी हुकूमत का हशर भी कांग्रेस के ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमतों की तरह होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आई है और आपको बता दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो अब नौजवानों में एक इनकलाब की आवाज़ बन चुकी है और मोदी हुकूमत घबरा रही है, खौफ है, बौखलाहट का शिकार हो गई है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद इम्तनात आयद किए जा सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि हालात किस कदर मोड़ ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर मगरबी बंगाल में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बीजेपी हुकूमत यानी दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि पिछले 12 साल में हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी बल्कि कांग्रेस की हुकूमत थी, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हुकूमत थी, या तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे मोदी जी है, अमित शाह है और दूसरे बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स है, वो ये कहते हैं कि दरअंदाजी में इजाफा हुआ है। अगर दरअंदाजी में इजाफा हुआ तो इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी वजीर आजम है, अमित शाह वजीर दाखिला है और दाखिली सलामती के अमित शाह जिम्मेदार होते हैं। अगर 12 साल के दौरान दरअंदाज आए हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है? मरकजी हुकूमत जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसके पास हर चीज उसके पास होती है। मरकजी वजारत दिफा जो है वो भी उसके कंट्रोल में है, वजारत दाखिला उसके कंट्रोल में होती है, हर चीज हर वजारत उसके कंट्रोल में होती है। तो फिर अगर दरअंदाजी में इजाफा हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब बीजेपी कायदीन खुद दें, ये बहुत बेहतर होगा। वैसे भी कांग्रेस ने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी हुकूमत ने, आलमी सतह पर शबी मुतासिर कर दिया है मोदी हुकूमत ने। और हद तो यह है कि इसराइल ने यहां तक कह दिया है कि हम अपने मजालिम की वजह से अलग थलग होकर रह गए हैं सारी दुनिया में, लेकिन इंडिया हमारे साथ है। अरे मेरे भाई, फादरलैंड कहते हैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को मदरलैंड कहते हैं। अगर हिंदुस्तान को मदरलैंड कहते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है, और अगर मोदी ये कहते हैं कि इसराइल हमारा फादरलैंड है तो ये मोदी का फादरलैंड होगा, हमारा फादरलैंड नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहां तक इस तरह के वाक़यात है, और आपको ये बता दो महात्मा गांधी से लेकर आखिरी यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह तक अगर आप देखेंगे कि हमने फलस्तीनियों की तायद की है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मगरबी बंगाल में दरअंदाजी के नाम पर जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है, अब आपको बता दूं कि 11 होल्डिंग सेंटर्स में आपको जुमला 335 लोगों को रखा गया है जिन पर शुबा है कि वो दरअंदाज है। यानी दरअंदाजी के शुबे में 335 अफराद, जिसमें आपको बता दूं कि 99 खवातीन हैं और 88 बच्चे हैं, उन्हें रखा गया है। ये जो 11 सेंटर्स है वो हरदोईपुर में, सुंदरबन में, बशीर हाट में, बारासात में, मुर्शिदाबाद में, जंगीपुर में और कृष्णा नगर जैसे इलाकों में कायम किए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं मुसलमानों में और अक़लियतों में, यहाँ तक कि ईसाइयों में, सब में डर खौफ की लहर पैदा की जा रही है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं वो किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के जो तफरीक करते हैं मजहबी बुनियाद पर, लोगों को तकसीम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये लोग मुल्क के गद्दार हैं और ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अदालतों को, खास तौर पर अदालत उज़्मा को इसका सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, आज खुद नोट लेना चाहिए, वरना यही समझाया जाएगा कि अदालतें भी अब दबाव में काम करने लगी है। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि आज सारी दुनिया के जो माहिरीन कानून हैं, हिंदुस्तान के जो माहिरीन कानून हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर कोई ब्रिज उत्तर प्रदेश में मुनद्दिम होता है, 6 मजदूर अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाते हैं, तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं? अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो क्या हमें आप पाकिस्तानी कहते हो, हमें दहशतगर्द कहते हो? तो नौजवान नस्ल जब उठेगी तो फिर आपको बता दूं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, का
उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उम्रा के दरो दीवार हिला दो। तो ये होती है बात। और दूसरी बात, उखाबिर जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये नौजवान जब उठ जाएगा, जिंजी जब उठ जाएगा हिंदुस्तान में, तो फिर ये फिरका परस्त दरिंदों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। वो भागते फिरेंगे और उनको लोग पकड़ पकड़ कर, मैं समझता हूं कि उनको सबक सिखाएंगे कि तुमने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, तुमने हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाया, तुमने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया, तुमने हिंदुस्तान में इंसानियत को नुकसान पहुंचाया, तुमने हिंदुस्तान की सालिमियत, उसकी यानी कौमी जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंचाया, ये कहा जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हमीरपुर ये उत्तर प्रदेश का एक मुकाम है, वहां पर आपको बता दूं कि एक ज़ेर तामीर जो ब्रिज है वो मुनहदिम हो गया, एक हिस्सा, जिसके नतीजे में 6 मजदूर अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए और 3 जख्मी हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी हुकूमत जो हिंदुत्व की तायद की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, तो ये जो 6 मजदूर अपनी जिंदगियों से महरूम हुए हैं, इन्हें 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करेगी? हरगिज नहीं करेगी। ये सिर्फ बातें हैं और ये गारंटी देता हूं, इनको हिंदुओं से भी कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अपने इख्तिदार से लेना देना है। ये इख्तिदार के भूखे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2.5 लाख रुपए का ऐलान कर देंगे, योगी आदित्यनाथ 1-2 लाख रुपए का ऐलान कर देगा, और ये बेचारे इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनके महलूकीन के वर्षा जो हैं इसी तरह जिंदगी गुजारें। अगर आप हिंदुओं के हमदर्द हैं तो 5-5 करोड़ रुपए दीजिए ना इनको मुआवजा। नहीं देंगे आपको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, ना हिंदुओं की आप तरक्की चाहते हैं, ना मुल्क की तरक्की चाहते हैं। सिर्फ महंगाई बढ़ाते जाएंगे, लोगों के जेब पर डागा डालते रहेंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कांग्रेस की कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको यही बता दूं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का दावा है कि इख्तिदार में बैठे लीडरान और मरकजी वुज़रा अवामी पैसे की बंदर बाट करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कि मोदी और उनके दोस्त सनतकार जो है अडानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये मोडानी की हरकतें हैं, यानी ये जिस तरह के प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंच रहा है, ये मोडानी की हरकतें हैं, यानी मोदी और अडानी। तो आप अंदाजा कीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, कांग्रेस तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ही यानी उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल कांग्रेस ने वाज़े तौर पर कहा कि मोदी और बीजेपी की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और उसके बुनियादी ढांचे को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि कांग्रेसी कायदीन ये भी कहते हैं कि अडानी को मालूम है कि उनका दोस्त अवामी यानी अवामी जो मफादात होते हैं उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की करतबबाजी के जरिए इख्तिदार में आया है, इसलिए अवामी मफादात को नज़रअंदाज कर रहा है। तो कांग्रेस का ये कहना है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हमारे पास हैं और एक खबर हम आपको की तरफ लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि अब मुल्क में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात की कोशिश कर रही है, इस बात की तैयारियां कर रही है कि मुल्क में प्लास्टिक के करेंसी नोट मुतारिफ करवाएं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन 60 मुल्कों में करेंसी नोट का इस्तेमाल होता है। इसे पॉलीमर बैंक नोट्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने $10 का पॉलीमर नोट जारी किया था, यानी सबसे पहले अगर प्लास्टिक के नोट किसी ने जारी किए थे तो वो थे यानी ऑस्ट्रेलिया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बाज़ार में प्लास्टिक नोट, करेंसी नोट मुतारिफ करवाने की तैयारियां हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है, और ये ख़ास तौर पर पटना में और दूसरी मुकामात पर मुंबई में आरबीआई की मीटिंग हुई थी। 2 इजलासों में बहुत ही संजीदगी से इस मसले पर गौर किया गया। और आपको ये बता दूं कि जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कागज़ी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 2025 की बात है, जो गुज़िश्ता साल यानी 2024 में 5,101.4 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और देखना ये है कि इस कदर मसारिफ हो रहे हैं नोटों की छपाई पर। तो अगर आरबीआई प्लास्टिक के नोट्स लाती है तो इससे अगर ख़र्चा कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुल्क में
ख़राब यानी नक्स शुदा जो नोटों की गर्दिश है या फिराव है, सर्कुलेशन है, उसका अगर आप गौर करेंगे तो ये बताया जाता है कि माली साल 2025 के दौरान 23.8 अरब मालियती जो ख़राब नोट्स हैं वो उसको यानी उसके चलन जो चलन था उससे हटा लिया गया है। उनमें सबसे ज़्यादा 500 के नोट हैं और दूसरा नंबर 100 रुपये के नोटों का है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि जो प्लास्टिक की नोट है उसके बारे में मोदी हुकूमत क्या फैसले करती है, लेकिन आरबीआई तो बड़ी संजीदगी के साथ इस पर गौर कर रही है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका और ईरान का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 दिन की जंगबंदी में 60 दिन की मज़ीद 60 दिन की तोसी करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब तक यानी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अब तक ट्रंप उसे कबूल नहीं किए हैं या मंजूर नहीं किए हैं। अब देखना है कि ये जो गेंद है अब ट्रंप के कोर्ट में है, अब ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसराइल के वज़ीर आज़म जो है, जिसे गज़ा का खसाई भी कहा जाता है, और आपको ये बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख़ तक जिस अंदाज़ में गज़ा में फ़लस्तीनियों का नहते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ली तत्हीर की गई, और उनमें आपको बता दूं कि 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया। तो उनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। लेकिन दुनिया है कि इस जंगी मुजरिम को और गज़ा के खसाई को कैफर किरदार तक पहुँचाने में बिल्कुल नाकाम है। और आपको ये बता दूं कि ख़ास तौर पर आलम इस्लाम तो इस कदर यानी मुजरिमाना गफलत बरत रहा है फ़लस्तीनियों से, और मुजरिमाना नींद में यानी महू है कि वो नींद से बेदार नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन, अब नेतन्याहू जो गज़ा का खसाई है, उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि 70% गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब 70% गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो पहले से ही फ़लस्तीन जो अब इसराइल दिखाई दे रहा था वो फ़लस्तीन था, लेकिन आपको देखेंगे कि आलमी नक्शे में भी फ़लस्तीन का नाम मिटा दिया गया है। ऐसे में आलमी ताकतों को, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो इसराइल की इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।